गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, कार्यपालिका के क्या कार्य होते हैं और कार्यपालिका के क्षेत्र में आजकल क्या नई प्रवृत्तियां उभर कर सामने आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, कार्यपालिका के अगर हम प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला प्रकार हम बता सकते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका। पहली बात हम करें कि नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होती है। देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका और और वास्तविक कार्यपालिका, ये जो अंतर है कार्यपालिका का, ये पाया जाता है जहाँ पर कि संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान के द्वारा सारी शक्तियाँ किसी एक कार्यपालिका प्रधान को सौंपी जाती है और जो दूसरी दूसरी जो कार्यपालिका है उसके द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। तो जिसे संविधान के द्वारा सारी शक्तियाँ सौंपी गई है औपचारिक रूप से, उसे हम कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। और जो वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग करता है वो कहलाती है वास्तविक कार्यपालिका। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, क्योंकि संविधान ने सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की है। तो राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति। लेकिन उन शक्तियों का वास्तव में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अंतर है कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, तो ये जो अंतर है ये संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में मिलता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ नाम मात्र का सत्ताधारी और वास्तविक सत्ताधारी दोनों एक ही होते हैं। दूसरा प्रकार हम लेते हैं एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है, उसे हम एकल कार्यपालिका कहते हैं। और दूसरी है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का मतलब ये है कि कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती, बल्कि व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है। इसका उदाहरण है जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका शक्ति है वो 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार में निहित होती है। यानी कि 7 सदस्य होते हैं जिनमें की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। और इस संघीय सरकार का एक अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसका कार्य केवल इसकी बैठकों का सभापतित्व करना होता है। यानी कि उसकी और बाकी जो 6 सदस्य हैं उनकी जो स्थिति है, उसकी जो अधिकार है, शक्तियां हैं, वो सब समान होते हैं। तो 7 सदस्य होते हैं वहाँ की कार्यपालिका में और 7 सदस्य की शक्तियाँ और उनके अधिकार समान होते हैं। तो इसे हम कहते हैं बहुल कार्यपालिका। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुल कार्यपालिका अर्थात कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है। और उदाहरण आप बता सकते हैं इसका, जैसे कि वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। इसके बाद हम लेते हैं संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। पहले हम बात करें संसदीय कार्यपालिका की। तो देखिए, संसदीय कार्यपालिका में मुख्य बात ये होती है कि जहाँ संसदीय कार्यपालिका है वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों परस्पर संबंधित होती है। संबंधित कैसे होती है कि जो कार्यपालिका है उसका निर्माण किया जाता है व्यवस्थापिका में से, और कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं और वो व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन यानी कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जो निम्न सदन होता है वो भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके वास्तविक कार्यपालिका को पद से हटा सकता है।
तो यानी कि एक तरफ तो वो कार्यपालिका है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित है, और ये कार्यपालिका पाई जाती है संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में। जैसे कि हम भारत, अगर हम हमारे देश की शासन व्यवस्था को समझें तो हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश में जो वास्तविक कार्यपालिका है, यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, उनका निर्माण किया जाता है संसद में से, और जो भी प्रधानमंत्री हैं या मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना जरूरी होता है। और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के पास ये शक्ति होती है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को पद से हटा भी सकती है। अब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की। तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका पाई जाती है अमेरिका में, और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का मतलब ये है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये बिल्कुल पृथक रहती है। जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सहायता से शासन का संचालन करता है। मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और न ही वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी तरीके से जो व्यवस्थापिका है वो भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को पद से नहीं हटा सकती। तो जहां राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका दोनों पृथक रहकर कार्य करते हैं वो होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्यपालिका के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य हम लेते हैं प्रशासन संबंधी कार्य। तो देखिए, कार्यपालिका का सबसे पहला कार्य है समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा व्यापार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनसे संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था करना। साथ ही इन कार्यों को करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक नियुक्तियां करना। तो ये समस्त कार्य, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, उन्हें निर्देश देना, ये सब कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। दूसरा कार्य है वैदेशिक संबंधों का संचालन। जैसे जैसे राजनीतिक चेतना बढ़ी है वैसे वैसे वैदेशिक संबंधों का संचालन भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और ये कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। कार्यपालिका दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति करती है, अपने देश में दूसरे देश के राजदूतों को एक्सेप्ट करती है। इसी तरह जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उनमें भाग लेती है, दूसरे देशों के साथ संधियां करती हैं। तो ये सभी कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सैनिक कार्यों की। तो देखिए, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्य की जो सेनाओं के 3 अंग होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनका भी प्रधान होता है। और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना ये कार्यपालिका का ही दायित्व, प्रमुख दायित्व माना जाता है। तो कार्यपालिका आवश्यकतानुसार युद्ध और शांति की घोषणा भी कर सकती है। नेक्स्ट है विधि निर्माण संबंधी कार्य। देखिए, वैसे विधि निर्माण करना व्यवस्थापिका का कार्य है, लेकिन इसमें कार्यपालिका की भी भूमिका होती है। और कार्यपालिका की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, पहली बात तो ये कि चाहे संसदात्मक शासन व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, सभी प्रकार के शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाने और उन्हें स्थगित करने का अधिकार होता है। अगर हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों परस्पर संबंधित होकर कार्य करती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि दोनों ही तरह की शासन व्यवस्थाओं में क्या होता है कि कोई भी विधेयक तभी कानून का रूप धारण करता है जबकि उस पर कार्यपालिका प्रधान के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस तरीके से कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका का है, लेकिन
कार्यपालिका भी उस कार्य को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जिस समय व्यवस्थापिका के अधिवेशन नहीं हो रहे हो उस समय आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका अध्यादेश भी जारी कर सकती है जो कि कानून के समान ही प्रभावी होते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में जो प्रदत्त व्यवस्थापन का उदय हो रहा है उसके कारण भी कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन अर्थात जो व्यवस्थापिका है वो कानून की मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है और उसके बारे में विस्तृत नियम और उपनियम बनाने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। मीन्स व्यवस्थापिका कानूनों का एक फॉर्मेट तैयार कर देगी, लेकिन जो डिटेल्ड नियम और उपनियम है वो बनाने का कार्य वो कार्यपालिका को सौंप देती है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से भी कार्यपालिका को कानून निर्माण की शक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट है न्याय संबंधी कार्य। न्याय संबंधी कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि लगभग सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान को क्षमादान का अधिकार है। हमें पता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति को भी क्षमादान का अधिकार है। किसी के भी दंड को कम किया जा सकता है या क्षमा प्रदान की जा सकती है। और इसके अलावा जो सर्व क्षमा है उसके अंतर्गत एक ही अपराध से संबंधित जो दूसरे अपराधी हैं उनको भी एक साथ क्षमा प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा कार्यपालिका जो है वो वित्तीय कार्य भी करती है और वित्तीय कार्य के अंतर्गत जो कार्यपालिका है वो बजट का प्रारूप तैयार करती है। बजट का प्रारूप कार्यपालिका बनाती है और बजट को स्वीकृत करने का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। अब देखिए एक अच्छी जो कार्यपालिका है कि ये इन सभी जिन अभी कार्यों की हमने चर्चा की है उन कार्यों को अगर कार्यपालिका सफलतापूर्वक कर सके तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो कुछ क्वालिटीज़ की हम बात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो है कर्तव्य परायणता, कि कार्यपालिका में कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। कार्यकुशलता, कार्यपालिका कार्यकुशल होनी चाहिए, उसमें शीघ्रता से कार्य करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। निर्णय में शीघ्रता, निर्णय डिसीजन क्विक लिए जाने वाली कार्यपालिका हो, क्योंकि कई बार अगर डिसीजन में देरी की जाती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है प्रशासन का संचालन करना। इसके अलावा सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए और साथ ही गोपनीयता, कि प्रशासन में जो भी कार्य किए जाएं वे सभी कार्य गोपनीय रखे जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका के क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्तियां, कि क्या नई प्रवृत्तियां हमें कार्यपालिका के क्षेत्र में दिखाई देती हैं। तो पहला है कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि। हम ये देखते हैं कि कार्यपालिका निरंतर शक्तिशाली होती जा रही है, कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि कार्यपालिका में सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर एकल नेतृत्व और कार्यपालिका प्रधान की शक्तियों में वृद्धि। ये देखा गया है कि चाहे वो संसदात्मक शासन व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षात्मक, एकल लीडरशिप, सिंगल लीडरशिप को हर जगह एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो वहाँ तो एक राष्ट्रपति होता ही है जिसको कि हम कार्यपालिका का प्रधान कह सकते हैं। लेकिन जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है आज हम देखते हैं कि वहाँ भी प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री का शासन, इस तरह का सिस्टम स्थापित हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका में एकल नेतृत्व की स्थिति को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसको जो है अधिक प्रेफरेंस दी जा रही है बजाय के सामूहिक नेतृत्व के। दूसरा पॉइंट की हमने चर्चा करते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछा भी जाता है कि क्या कारण है कि कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं।
पहला पॉइंट हम लेते हैं, जन कल्याणकारी राज्य की धारणा। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट अपनाया गया है, और जब लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया गया है तो राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं, और राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ जाने के कारण कार्यपालिका की शक्तियां भी बढ़ गई हैं। दूसरा पॉइंट है दलीय पद्धति। जैसे जैसे दलीय पद्धति का विकास हुआ है, वैसे वैसे कार्यपालिका की शक्तियां भी बढ़ी हैं। विशेष रूप से जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, तो चूंकि वहां पर सरकारें दलीय पद्धति पर ही बेस्ड होती हैं कि जिस दल को व्यवस्थापिका में बहुमत मिलता है उसी दल की सरकार बनती है, यानी कि जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत है कार्यपालिका भी उसी दल की होती है, और सरकार जो टिकी हुई है वो बहुमत दल के समर्थन पर ही टिकी हुई है। यानी कि जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बढ़ जाता है, और चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बढ़ जाता है इसीलिए क्या होता है कि कार्यपालिका भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि जिस दल की कार्यपालिका है व्यवस्थापिका में भी उसी दल का बहुमत होता है। नेक्स्ट है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन यानी कि व्यवस्थापिका अपनी इच्छा से कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है। जैसा कि अभी मैंने चर्चा की थी कि जब व्यवस्थापिका के ऊपर कानून निर्माण का बहुत अधिक भार हो जाता है तो व्यवस्थापिका कानून की मोटी रूपरेखा बना देती है, और उसके बारे में नियम और उपनियम बनाने का कार्य वो कार्यपालिका को सौंप देती है। तो चूंकि अब कार्यपालिका विधि निर्माण के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है तो इसलिए कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ गई हैं। नेक्स्ट है आधुनिक समस्याओं की जटिलता। वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं वो बहुत अधिक जटिल होती जा रही हैं, और ये माना जाता है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष ज्ञान, अनुभव या योग्यता आवश्यक है। और ये माना जाता है कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं वो सामान्य योग्यता वाले होते हैं, उनमें विशेषज्ञता नहीं होती, और ये विशेषज्ञता होती है कार्यपालिका के सदस्यों के पास। इसलिए कार्यपालिका की शक्तियां स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है नियोजन। आजकल जो सभी देश हैं उन्होंने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग को अपनाया है, और प्लानिंग के अंतर्गत योजना तैयार करना, उन योजनाओं को लागू करना, ये सारे कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं, जिससे कि उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेशी व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ने से भी कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है, क्योंकि ये दोनों कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। और चूंकि कार्यपालिका विदेशी संबंधों का संचालन करती है तो सरकार के जो दूसरे अंग हैं उनकी तुलना में उसको कुछ प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि विदेशिक संबंध है, अब दूसरे देशों के साथ अगर कोई संधि करनी है, समझौता करना है, तो वो डिसीजन कार्यपालिका के द्वारा ही लिया जाता है, उसमें व्यवस्थापिका की भूमिका नहीं होती है। तो इस तरह कार्यपालिका प्रशासन में प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद द्वारा व्यवस्थापिका के विघटन की शक्ति। जहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर मंत्री परिषद को ये अधिकार होता है कि मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के निम्न सदन का विघटन कर सकता है। यद्यपि ये भी होता है कि जो कार्यपालिका है यानी कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन अगर व्यवहार में हम देखें तो मंत्री परिषद के पास व्यवस्थापिका के विघटन की जो शक्ति है वो अधिक प्रभावी रहती है। और चूंकि कार्यपालिका के पास ये शक्ति है इसलिए कार्यपालिका की शक्तियां स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व की आवश्यकता। इन सब के अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है
वो है कि आज का जो परिवेश है उसमें ये महसूस किया जाने लगा है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम को सरवाइव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो प्रोवाइड कर सकती है वो कार्यपालिका ही प्रदान कर सकती है। इसलिए किसी भी तरह की शासन व्यवस्था हो, चाहे संसदात्मक हो, चाहे अध्यक्षात्मक हो, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है उसकी स्थिति प्रशासन के अन्य अंगों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक पावरफुल रहती है। तो ये वो कार्य हैं जिसके कारण कि कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। और कुछ ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ रही हैं वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो कार्यपालिका एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना हर देश के लिए अनिवार्य होता है। और ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका सर्वे सर्वा बन गई हैं, क्योंकि और भी कई चीज़ें हैं जो कार्यपालिका की शक्तियों को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि विरोधी राजनीतिक दल, मीडिया, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये सब चीज़ें कार्यपालिका को मनमानी करने से रोकती हैं। तो इस तरीके से हमने आज कार्यपालिका पर चर्चा की है। थैंक यू।